हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो यूपी डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर है, हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि उसके सिलेबस क्या क्या होता है और कौन कौन से उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, कितना हमें समय मिलता है एग्ज़ाम्स को करने के लिए और वो कितने नंबर्स के वो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम उस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे। सिलेबस को समझने के बाद ही हम उसका आगे अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, फिर उन टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखो और सिलेबस को अंडरस्टैंड करो। यूपी डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, इसका सिलेबस, सब्जेक्ट कौन कौन सा, सब्जेक्ट जितने होते हैं उतने ही हमारे पेपर होते हैं। तो सबसे पहले इसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं और ये कितने नंबर्स के होते हैं और इनको करने के लिए कितना समय मिलता है। तो फर्स्ट हमारा जो पेपर होता है वो होता है हमारा वर्तमान भारतीय समाज की प्रारंभिक शिक्षा, जो 50 नंबर का होता है और 2 घंटे हमें इसको मिलते हैं करने के लिए। सेकंड जो हमारा पेपर होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी 50 नंबर का होता है, उसमें भी हमें 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए। तीसरा जो हमारा पेपर होता है वो होता है साइंस का, जो 25 नंबर का होता है और इसमें हमें 1 घंटा मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। और चौथा हमारा पेपर होता है वो मैथ का होता है और ये भी 25 नंबर का होता है, उसमें 1 घंटा मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। और फिफ्थ जो हमारा पेपर होता है वो होता है हमारा सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी। सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है कि आपको हिस्ट्री भी पूछी जाएगी और भूगोल भी पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र भी पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र भी पूछा जाएगा। तो चारों चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। ये 50 नंबर का होता है और इसमें भी 2 घंटे मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और सिक्स है हमारा हिंदी का पेपर, हिंदी भी 25 नंबर की आती है और 1 घंटे का समय मिलता है। और लास्ट सेवन्थ है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश इसी साल पूछी जा रही है। फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश की जगह वहाँ संस्कृत होती थी। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में क्या है कि आपको इंग्लिश आती है, जो 25 नंबर की होती है और 1 घंटे का समय मिलता है। तो इसमें क्या है कि जो 50-50 नंबर के हमारे 3 होते हैं, 50 नंबर के 3 पेपर होते हैं, इनमें 2-2 घंटे मिलते हैं। ये दोनों का सिलेबस है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन तीनों को करने में समय ज़्यादा लगता है। और 25-25 नंबर के जो हैं हमारे जो पेपर हैं उनमें समय मतलब उनका सिलेबस ज़्यादा नहीं है। इनका सिलेबस जो 50 नंबर वाले हैं उनका सिलेबस ज़्यादा डीप है, इसलिए उसको सबसे पहले आपको करना होगा। और ये जो 25 नंबर वाले 1-1 घंटे के होते हैं, जो 25 नंबर के, इसमें क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं और टाइम भी कम ही मिलता है। और इस साल इसका विशेष आपको ध्यान लग रहा है इंग्लिश का, इंग्लिश इसमें पूछी जा रही है। इंग्लिश ज़्यादातर बच्चों की कमज़ोर होती है, इसलिए इंग्लिश में विशेष ध्यान देना है आपको। और इसमें क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बैक लग जाती है। जो फर्स्ट हमारा पेपर होता है, वर्तमान भारतीय समाज की प्रारंभिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो इसको ना खंडों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका जो फर्स्ट खंड है उसके अंदर आती है प्रारंभिक शिक्षा। तो इसकी जो सिलेबस है, सिलेबस के कुछ टर्म्स होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो उसको मैं थोड़ा ईजी लैंग्वेज में आपको समझाती हुई चलूँगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट इसका जो है टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। शिक्षा की क्या संकल्पना है, उसका अर्थ और महत्व हमें पढ़ना है। और सेकंड में हमें पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य और वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे वर्तमान भारत में क्या है कि आप आज के समय में आप देख सकते हो कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने से रोकती हैं या किस चीज़ से आपको सबसे डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि मोबाइल पे भी पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन आप अदर चीज़ें देखने लगते हो, इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखने लगते हो। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है कि प्रभावित करने वाला कारक होता है। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा 3 प्रकार से दी जाती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो प्रॉपर हम स्कूल कॉलेज में जाके जो पढ़ाई करते हैं, जो प्रॉपर एक टाइम टेबल के अंतर्गत होती है, टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है या हम खुद से पढ़ते हैं, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, इसको हम फॉलो करते हैं, वो होती है औपचारिक शिक्षा। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो हम अपने समाज और परिवार से सीखते हैं, परिवार से या अपने आसपास से जो हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं या जो ज्ञान हम लोग ग्रहण करते हैं, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो हमें ऐसे ही सीखने को मिल जाती है। और एक होता है हमारा दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है कि जैसे कई कई बच्चे क्या होता है कि मतलब उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, फिर वो बाद में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एक हमारी यूनिवर्सिटी है इग्नू, जो दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत फेमस है, तो वहाँ से बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। दूरस्थ शिक्षा वहाँ से क्या होता है कि आप अपने घर बैठ के आप अपनी स्टडी कीजिए और सिर्फ आप एग्जाम्स देने के लिए आपको जाना होता है ना, तो वो होती है दूरस्थ शिक्षा। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है प्रारंभ शिक्षा की पृष्ठभूमि।
तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किस पर आधारित है, वो किस तरह से उसकी जो पृष्ठभूमि को तैयार किया गया है। फर्स्ट तो जाती है प्राचीन काल। जैसे तो आपको पता है कि जो काल है हमने उनको 3 कालों में डिवाइड किया हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। प्राचीन मतलब पुराने समय में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। पुराने समय में क्या होता था, आप सभी ने सुना हो, गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा थी। गुरुकुल में जाके बच्चे रहते थे, वहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता था। फिर इस बीच में आई हमारी मध्यकालीन शिक्षा, जो मुगलकालीन शिक्षा होती है। और आधुनिक शिक्षा होती है जो अभी के टाइम पे चल रही है, और स्वतंत्रता से पहले भी वही शिक्षा थी और अभी भी वही शिक्षा है। वो होती है स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात होती है आधुनिक शिक्षा। जो अभी के टाइम पे हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो होती है आधुनिक शिक्षा। प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। कुछ हमारे ना विचारक थे जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च वगैरह की थी, वो उनकी विचारक और उनकी विचारधाराएं क्या थी। तो एक तो आदर्शवाद की विचारधारा थी, ये आदर्शवाद पर आधारित थी। एक विचारधारा थी प्रकृतिवाद, जो प्रकृति को इम्पोर्टेंस देते थे एजुकेशन में। और एक थी हमारी प्रयोजनवाद, प्रैक्टिकल शिक्षा एजुकेशन, जैसे वो लोग कहते हैं प्रैक्टिकली बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ को करके सिखाओ। ये कुछ विचारधाराएं थी। और जो हमारे विचारक थे, भारतीय विचारक कौन कौन से थे, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन और गीजूबाई वधेका। और जो पाश्चात्य जो विचारक कौन कौन से थे, पाश्चात्य मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के थे, जो अपनी कंट्री के नहीं थे, प्लेटो, रूसो, जॉन डीबी, फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी, ये पाश्चात्य विचारक थे। इनको भी ये सारे इन सारे विचारकों के बारे में भी आपको जानना होगा कि इनकी क्या विचारधाराएं थी, और इन विचारकों के नाम भी पता होने चाहिए कि भारतीय विचारक कौन से थे और पाश्चात्य विचारक कौन से। वैसे तो नाम से ही क्लियर समझ में आ जाता है, और फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए इनको याद रखना होगा। उसके बाद क्या होता है, हमारा खंड ग शुरू होता है। पहले क था, ये खंड ख है। इसमें क्या है, खंड ख में शिक्षा और समाज, ये शिक्षा और समाज पर आधारित थी। खंड क प्रारंभिक शिक्षा पर आधारित था। और इसमें क्या होता है कि शिक्षा और समाज के बीच में जो एक अंतर संबंध होता है, उसको हमें समझना होगा कि क्या संबंध है शिक्षा और समाज के। जैसे हम स्कूल में कुछ और सीख के आ रहे हैं और समाज में कुछ और चल रहा है, तो उनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए कि जो हम स्कूल में जो बुक्स में पढ़ के आ रहे हैं उनका हमारे समाज से कोई संबंध है कि नहीं है। अगर संबंध नहीं होता है तो बच्चा बड़ा कन्फ्यूज होता है कि समाज में कुछ और चल रहा है, बुक्स में कुछ और लिख रहा है। तो ये आपस में संबंधित होना चाहिए। शिक्षा के प्रभावी कारक, शिक्षा के जो प्रभावी कारक होते हैं, सबसे पहले परिवार होता है कि परिवार का माहौल कैसा है, समाज कैसा है, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं कि समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अपने आसपास जो चीज़ें देखता है बच्चा उन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। और विद्यालय का माहौल क्या है, विद्यालय में किस तरह की विचारधारा है, या वो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जो हमारा राज्य है वो क्या व्यवस्थाएं करता है, एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार लाता है, क्या फैसिलिटी मतलब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या नई नई योजनाएं बनाते हैं वो शिक्षा के लिए। और जनसंचार के साधन, जो जनसंचार का मतलब है कम्युनिकेशन की क्या सुविधाएं हैं, जैसे टेलीफोन हुए, मोबाइल, टीवी, ये सब कम्युनिकेशन के साधन है। पत्र, अगला पॉइंट हमारा था शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के कारक। शिक्षा के अनुसार समाज में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें सही हैं उनको समाज में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं, विद्यालय और समुदाय के संबंध। विद्यालय और समुदाय होता है कम्युनिटी, जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। उनके बीच में क्या संबंध है, और सामुदायिक केंद्र के रूप में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। इनके बारे में आपने अपने आसपास कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि समाज के ये मुद्दे हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लोग बोलते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। कि व्यवसायीकरण मतलब होता है बिजनेस का एक सिस्टम बना लिया है, जिसमें मतलब कुछ भी अपने हिसाब से वो चीज़ें ऐड करते रहते हैं। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि इस चीज़ पर नियंत्रण करना चाहिए सरकार को। बचपन छीनता बाल श्रम, मतलब छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, बाल मजदूरी होती है, इससे बचपन छिन जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा में बाधक। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंदर क्या क्या बाधक है, मतलब क्या क्या रुकावटें आ रही है जिससे बच्चे अपनी शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व और समयानुरूप इसका मानव संसाधन का विकास। समय के अनुसार मनुष्य को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या से क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका शिक्षा का अर्थ उनको समझाना बहुत ज़रूरी है।
जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम और सामाजिक, पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता वर्तमान आवश्यकता। तो इस समय हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ये भी हम शिक्षा के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, अपना जो वातावरण है उसको साफ सुथरा हमें कैसे रखना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये जल संचय और ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण, जल का मतलब पानी का हमें सदुपयोग किस प्रकार से करना है और पानी को हमें कैसे स्टोर करना है और हमें ऊर्जा को कैसे बचाना है और भूमि संरक्षण किस प्रकार से करना है, ये सारे टॉपिक हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा भूमंडलीय ताप वृद्धि, जो हमारी पृथ्वी पर जो होता है ना कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके बारे में हम अच्छे समझना है कि किस प्रकार से हम इस सब चीज़ों को रोक सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। भूमंडलीयकरण, लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है वो किस कारण से होता है या उसका प्रभाव क्या होता है, ये सब हमें अच्छे से समझना है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास करना, शिक्षा के द्वारा लोगों को समझाना कि लैंगिक समानता होनी चाहिए और उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा हम इन सब चीज़ों का विकास कर सकते हैं। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव, जो आजकल जनसंचार बढ़ रहे हैं उससे हमारे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या उसकी हानियाँ, क्या उसके लाभ हैं, उसकी क्या भूमिका है हमारे समाज में, वो सब हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्यों की शिक्षा एवं अर्थ एवं उद्देश्य, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज, विद्यालय की भूमिका, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा और लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। लोगों के अंतर्गत वैज्ञानिक मतलब दृष्टिकोण किस प्रकार से विकसित किया जाए वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा पेपर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। नवीन प्रयास मतलब नए नए जो हम क्या प्रयास कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए, वो है फर्स्ट इसमें आता है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। संवैधानिक मतलब सरकार के द्वारा कुछ संविधान बनाने चाहिए और कुछ मतलब नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए जिससे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ, बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 RTE 2009 RTE बनाई गई थी 2009 में, उसके बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। RTE के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, ये टॉपिक कई बार पूछा गया है। जैसे CTET वगैरह की जो आप तैयारी करोगे DLED के बाद, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझना है। और ये संविधान के अनुच्छेद भी बहुत पूछे जाते हैं। और सेकंड टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियाँ। कौन कौन से आयोग हमने और समितियाँ गठित की हैं। स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी, वुड का घोषणा पत्र एवं हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यशपाल समिति, ये भी टॉपिक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार CTET में पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये कुछ टॉपिक ऐसे इनको आज आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो जब आप CTET UP दोगे तब ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, ये 2005 2009 ये कई बार पूछा गया है। यशपाल समिति, कोठारी आयोग, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में हमें जानना है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापना कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम,
विद्यालय शिक्षा की तैयारी और संपूर्ण साक्षरता अभियान। ये कुछ योजनाएं हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। हर स्टेट में अपनी अपनी कुछ योजनाएं निकाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये योजनाएं चलाई जाती हैं, तो इनके बारे में हमें जानना है कि इस योजनाओं के अंतर्गत हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या करवाया जाता है। ये सर्व शिक्षा अभियान, ये तो एक राष्ट्रीय लेवल का अभियान है। और NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, ये आपको इसकी फुल फॉर्म को भी याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, ये आवासीय विद्यालय होते हैं जो इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू बच्चों का इसमें एडमिशन होता है। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, मध्याह्न भोजन पोष्टाहार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है उनकी पढ़ाई के लिए, और जो मिड डे मील मिलता है उसके ऊपर जो योजना है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, फ्री में पुस्तकें देना बच्चों को। गणवेश मतलब यूनिफॉर्म देना, बच्चों हेतु फर्नीचर, ये सारी योजना हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और ये योजनाएं सभी स्कूल तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, इस सब के लिए टीचरों को जागरूक करना। ये सारी योजनाएं का उपयोग यूज बच्चों के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, और इन सभी योजनाओं का टीचर्स को इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका तीसरा हमारा जो पेपर होता है वो होता है साइंस का। इसके अंदर क्या होता है, 12 यूनिट होती हैं। फर्स्ट जो हमारी यूनिट है पृथ्वी और आकाश, सेकंड टॉपिक हमारा मृदा और फसलें, और थर्ड है कार्य और ऊर्जा, फोर्थ है सरल मशीनें, फिफ्थ है जीवों की संरचनाएं, और सिक्स है हमारा जीवन की क्रियाएं, और सेवन्थ है मानव शरीर के अंग एवं कार्य, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं वो मतलब इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे पाचन तंत्र। जो 8th पॉइंट है हमारा भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं और तत्वों का वर्गीकरण, आस पड़ोस से होने वाले परिवर्तन, अम्ल क्षार और लवण, और पर्यावरण प्रदूषण। ये 12 टॉपिक हैं। ये 25 नंबर का होता है, इसका 1 घंटे का हमें टाइम मिलता है। तो इन टॉपिकों को हमें सारे साइंस के अंदर ये सारे 12 टॉपिक्स को पढ़ना है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ के अंतर्गत कितनी यूनिट है, 13 यूनिट है। तीन अंक तक की संख्याओं का लस और मस निकालना। फर्स्ट टॉपिक हमारा लस और मस, और सेकंड हमारी जो यूनिट है वो जोड़ घटावा गुणा भाग संकेतकों और कोष्ठकों का सरलीकरण। थर्ड है हमारी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं। ये सारे जो टॉपिक हैं हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं टीचिंग से रिलेटिव, CTET, UP टेट, इन सब में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप अपने DLED के टाइम पर अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके लिए UP टेट और CTET को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं में जोड़ घटाना गुणा भाग, और पूर्णांक एवं परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रिया एवं प्रतिलोभन, तत्समक, योगात्मक, गुणात्मक समीकरण, सर्व समीकरणों का अर्थ, रेखीय समीकरण, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण, क्षेत्रफल, आयतन, धारता की संकल्पना एवं तथा इकाई, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गीकरण, आंकड़ों की बारंबारता, सर्वसंगमता, समरूपता, त्रिभुज के संदर्भ में सर्व संगमताओं की शर्तें। ये सारे टॉपिक कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अभी से इनको अच्छे से रेडी कर लोगे तो आपके लिए क्या होगा, DLED के बाद UP टेट और CTET को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और अभी से आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, वो नोट्स आपको अभी भी हेल्प करेंगे, और उसके बाद जब आप CTET UP टेट की तैयारी करोगे उस टाइम पे भी आपको हेल्प करेंगे। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। ये भी हमारा 50 नंबर का होता है। इसका सिलेबस भी थोड़ा सा डीप है, इसके अंदर कई सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट है इसमें भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्यकाल, गुप्तकाल और वर्धन वंश। ये आपका इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत आती हैं सारी चीज़ें। और सामंतवाद कालीन भारत राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश
चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अरब के इस्लाम धर्म का उदय, अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ उसका इतिहास आपको जानना है। भारत में इसका आगमन एवं प्रभाव, भारत में इसका आगमन कब हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण एवं उनका प्रभाव, ये सब के आक्रमण हमारे देश में कब हुए थे, हमारे भारत पर, और उनका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये सब आपको पढ़ना है। सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली की सल्तनत की स्थापना और सुदृष्टिकरण, दास एवं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी वह विजयनगर राज्य की स्थापना, ये सब इनकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको समझना है। सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण वह उसका प्रभाव, तैमूर और चंगेज खां, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सारे जितने भी वंश हैं इनके बारे में आपको डिटेल में समझना होगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्य, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज और भक्ति आंदोलन और सूफी मत, ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको समझ। अभी हमने इतिहास को कंप्लीट किया। अब जो हमारा अगला पॉइंट, अगला जो वो है, ये जो सोशल स्टडी है उसी के अंतर्गत आता है सारा सिलेबस। भूगोल, भूगोल में आपको जानना है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और चंद्रमा की कलाएँ कितनी होती हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल, इसके बारे में आपको जानना है। इससे भी कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ईवीएस का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत इससे पूछे जाते हैं। और स्थलमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सेल के प्रकार, धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, आंतरिक पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, और ये ज्वालामुखी, वलित पर्वत, भूकंप, प्रकार एवं प्रभावित करने वाले क्षेत्र, कौन कौन से जो क्षेत्र यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है या भूकंप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और ये बल के बारे में पढ़ना है जो धरातल पर लगते हैं। बाह्य बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन होना, इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ। इनके बाद जो मिट्टी का जब अपर्दन हो जाता है, मिट्टी एक स्थान से कट के जब दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उससे किस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। वायुमंडल में क्या पढ़ना है आपको, संगठन एवं संरचना, तापमान, जो हमारा जो वायुमंडल का तापमान है वो किस तरह से कम ज़्यादा होता है। वायुदाब, वायुदाब की पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता, पवन के प्रकार, स्थायी और अस्थायी प्रकार पढ़ने। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात किसकी वजह से आते हैं, क्या कारण होते हैं चक्रवात के, और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, सब हमें इसमें जानना है। जलमंडल में आपको जानना है समुद्र एवं उसकी गतियाँ, समुद्र की धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, और ज्वार भाटा। सोशल स्टडी के अंदर ही नागरिक शास्त्र आता है, जिसमें हमें पढ़ना है हमारा संविधान, संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका क्या है, संविधान का गठन कब हुआ, किसने किया, संविधान की प्रस्तावना एवं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, नागरिकता किसको कहते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो मनुष्य के, मानव के मौलिक अधिकार क्या, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, और नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये हमें नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। सोशल स्टडीज में अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं। उपभोक्ता जागरूकता, जैसे हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं या हम किसी चीज़ का यूज करते हैं वो उपभोक्ता होता है, तो हमें हर चीज़ में जागरूक होना चाहिए कि हमारे क्या क्या मतलब नियम हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं और कर्तव्य क्या क्या हैं। उपभोक्ता की सुरक्षा के उपाय, जब भी हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो हमारे क्या क्या, अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब निकलता है हमारे क्या क्या अधिकार हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता एवं महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति क्या है, इसका क्या प्रभाव है, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, कृषि के विकास के लिए सरकार हमारी क्या क्या उपाय करती है, और भारतीय कृषि नीति क्या है। भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, उस सब के बारे में हमें इसमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी, ये हमारा 6th पेपर है। हिंदी के अंदर क्या आता है, कहानियाँ, लोक कथा,
और रोचक प्रसंगों को ध्यान को सुनना और याद करना, कहानियाँ लोक कथाएँ जो होती हैं उनको अच्छे से समझना, परिवेशी विषयों और सामाजिक घटना और स्व अनुभवों पर चर्चा करना, हमारे खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना और हमारे समाज में जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करना। गद्य और पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण करना, गद्य और पद्य के जो अंश होते हैं उनका अच्छे से लय और उतार चढ़ाव के साथ किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये हमें इसके अंतर्गत सीखना है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित, इस तरह अनुसार गद्य पद्य के शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों, समान ध्वनियों को समझना, ये अलग अलग ध्वनि को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, समास समास पद क्या, पदों की पहचान एवं उसका प्रयोग कहाँ पर करना होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग और काल को पहचानना। पाठ्य पुस्तक का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्यों को लिखना। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना। परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना, कोई आपका फेवरेट टॉपिक जैसे हम निबंध लिखते हैं वो इसके अंतर्गत आता है, परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना। लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो आता है इंग्लिश, जो इसी सेकंड सेमेस्टर में आता है। ये 25 नंबर का पेपर होता है इसका और हमें 1 घंटा मिलता है इसको करने के लिए। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग, जो हमारी जो टीचिंग इंग्लिश की जो टीचिंग है उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए। लैंग्वेज गेम, कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत करना। अल्फ़ाबेट्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में जानना। नंबर एंड नंबर नेम, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, मतलब रीडिंग स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है। और टीचिंग ऑफ पोइट्री की टीचिंग हम किस प्रकार से करते हैं ये भी हमें जानना है। और ग्रामर, ये ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार करना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे टीचर इंग्लिश पढ़ाते समय बहुत सारे जो नेम्स होते हैं उनकी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं और बच्चा क्या होता है टीचर्स को ही कॉपी करता है, तो बच्चे का भी प्रोनाउंसिएशन पूरा गलत हो जाता है। इसलिए हमें ये सब समझना है कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है। कंटेंट स्पेसिफिकेशन, ग्लॉसरी, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, जो सेंटेंस के अंदर जो एरर्स होती हैं, स्पेलिंग एरर्स होती हैं, उनको हमें किस तरह से ठीक करना है। इम्पोर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक लेसन प्लान, लेसन प्लान ऑफ पोइट्री, मतलब अगर हम प्रोज पढ़ा रहे हैं तो प्रोज का हम लेसन प्लान किस तरह से करेंगे। प्रोज को हम लोग गद्य बोलते हैं हिंदी में और पोइट्री को हम पद्य बोलते हैं। तो पद्य होता है, पोइट्री का मतलब होता है कविता और ये होता है कि स्टोरी। तो इनका हमें किस तरह से अपना लेसन प्लान बनाना चाहिए, तो हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। लेसन प्लान ऑफ स्ट्रक्चर, लेसन प्लान जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, किस तरह से हमें लेसन प्लान को तैयार करना चाहिए। लेसन प्लान ऑफ कंपोजिशन, लेसन प्लान के अंदर क्या क्या घटक होने चाहिए। लेसन प्लान बेस्ड ऑन पेडालॉजी, लेसन प्लान हमेशा पेडालॉजी पर बेस्ड होना चाहिए। लेसन प्लान का मतलब होता है जब हमारी मैक्रो टीचिंग होती है और जब हम अपनी क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस टाइम हमें लेसन प्लान बना के जाना होता है। तो लेसन प्लान किस तरह से बनाना चाहिए, उसमें किस किस चीज़ को ऐड करना चाहिए। तो लेसन प्लान हमेशा बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी तरह से हमें उसको तैयार करना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।